बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल आज तारीख है 7 दिसंबर और दिन है हफ्ते का। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। पहला तो ये कि ये जो फ़ौजी प्रोडक्ट्स हैं इनके बाइकआउट के हवाले से जो मुहिम इस वक्त चल रही है, इसकी इंटेंसिटी में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। और ऊपर से इसमें मज़ीद एक डेवलपमेंट ये सामने आई है कि इमरान खान साहब ने भी एक बड़ी बाइकआउट मुहिम का आगाज़ जो है वो कर दिया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि ये मामलात इस वक्त कहाँ जा रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे। दूसरे नंबर पर जी, हुकूमत के लिए बुरी खबरें मुसलसल आने का सिलसिला जारी है। एक तरफ तो हुकूमत को ख़त्म करने और बिलावल ज़रदारी को हुकूमत में लाने की जो गुफ्तगू है वो चल रही है, तो दूसरी तरफ आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं इन्होंने हुकूमत पर चढ़ाई कर दी है। ये क्या मामला है? बज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत 26 नवंबर के साने से एक दूसरे को अलहदा कर रही थी, एक दूसरे पर मलबा डाल रही थी, लेकिन इसी असना में ये खबर सामने आना कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने चढ़ाई की है हुकूमत पर। ये क्या मामला हुआ है, कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर इसी तरह से राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार करने का भी हुक्म दिया गया है, इसकी क्या रीज़न बनी है, इस पर भी तफसीलात हैं। और सुप्रीम कोर्ट से भी एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब से ये फायरवॉल इंस्टॉल की गई है तो वीडियोस को रोकने की जो कोशिश है वो इस फायरवॉल के ज़रिए की जा रही है। तो लाजमी है कि जो एक हकीकत, क्योंकि जो रवायती मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, वहाँ पर तो ये ख़बरें नहीं चल रही। जो अपनी सी कोशिश हम कर रहे हैं, चूँकि जो चीज़ें या जो ख़बरें हमारे पास होती हैं हम अपने टीवी चैनल्स को दें भी, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेंसर हो जाती हैं, चलाई नहीं जाती। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे आवाम को सच बताने की जो जसारत है वो हम कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर भी हुकूमत ने ये जो फायरवॉल इंस्टॉल कर ली है और वीडियो जो है उसकी रीच को बहुत कम कर दिया गया है। तो आप लोग अगर ये थोड़ा ताउन करेंगे तो इससे ये जो सच है ये फैलेगा और जो हकीकत है, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो आप तक पहुँचेंगी। पहले तो जी आपको मैं बताता चलूँ कि बाइकआउट मुहिम के हवाले से देखें, बाइकआउट मुहिम के हवाले से मैंने 2 खदशात का इजहार जो है वो किया था। एक तो ये जी कि ये जो बाइकआउट मुहिम है अभी जो ये चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, और दूसरा ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, चूँकि जो दीगर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पर इस चीज़ का डर नहीं है कि आपको उठा देंगे, गायब कर देंगे वहाँ से। और दूसरा सोशल मीडिया के ऊपर ये जो कंपेन है वो चल रही है और आए रोज़ इसकी शिद्दत में, इसकी इंटेंसिटी में इजाफा होता जा रहा है। यानी कि आए रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर एक से बढ़कर एक इवन के फुटेजेस वगैरह, ट्वीट्स वगैरह जो हैं हमारे सामने आ रही हैं और अवेयर किया जा रहा है कि ये जो फ़ौजी प्रोडक्ट्स हैं जो फ़ौज बना रही है इनका जो बाइकआउट है वो किया जाए। अच्छा, इसमें अभी ये सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अपनी सी ये जो कोशिश है वो की जा रही है। और मैंने ये कहा था कि इमरान खान साहब ने अभी तो ये ट्वीट के ज़रिए अनाउंस किया है कि सिविल नाफरमानी 14 तारीख से अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो ये शुरू कर दूँगा। और साथ ही इमरान खान साहब ने एक और बाइकआउट मुहिम का आगाज़ किया है और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये कहा है कि जो रेमिटेंसीज़ हैं वो ना भेजे जाएं पाकिस्तान में। ऑलरेडी पाकिस्तान की सर्वाइवल के लिए, यानी कि जो इकॉनमी है पाकिस्तान की सर्वाइवल के लिए, उसमें ये जो रेमिटेंसीज़ आती हैं इसका बड़ा एक जो हिस्सा है वो होता है। तो इमरान खान साहब ने ये अनाउंस कर दिया है और इमरान खान साहब इस वक्त जितने मकबूल हैं और आवाम जिस तरह से उनको फॉलो करती है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो अगर इमरान खान साहब ने ये ऐलान कर दिया कि फ़ौजी प्रोडक्ट्स का जो बाइकआउट है वो कर दिया जाए, तो फिर ये जो इंटेंसिटी है वो कहाँ पर जाएगी। देखिए, मैं एक बात पहले भी कह चुका हूँ, हमेशा मैं एक बात ही कहता हूँ कि जो आवाम का गुस्सा है, ये जो उनके अंदर नफ़रत है वो है तो सही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो जब आप उन्हें बोलने देंगे, बोलने की आज़ादी होगी, उनको एहतजाज करने की आज़ादी होगी, तो एटलीस्ट वो अपना जो गुस्सा है वो बोल कर निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे कि आप बोलने ही नहीं देंगे उनको, आप उनको एहतजाज ही नहीं करने देंगे, और एहतजाज जो पीटीआई ने 26 नवंबर को किया और जो कुछ उनके साथ हुआ, तो हुकूमत ने जैसे ठाठे मारी कि जी दुम दबाकर वो भाग गए। लेकिन फिर बाद में जब चीज़ें सामने आना शुरू हुई, रिपोर्ट्स आई इंटरनेशनल मीडिया की कि लाशें छुपाई जा रही हैं, तो फिर जो हवाइयाँ वो भी इस हुकूमत की उड़ी। तो मसला इस वक्त ये है कि जब आप बोलने नहीं देंगे या पुरअमन एहतजाज भी नहीं करने देंगे,
तो कोई ना कोई तो रास्ता निकालना है अंदर के इस गुस्से को या अंदर की इस नफ़रत को निकालने के लिए। तो वो जो रास्ता है वो फिर इस शक्ल में निकल रहा है, यानी कि पहले आपने कहा जी कि एहतजाज नहीं करने देंगे और आपने स्ट्रेट फायरिंग जो है वो कर दी और खुश हो गए कि अब तो ये आएंगे ही नहीं वापस। लेकिन अब एहतजाज का जो तरीका है वो बदल गया है। एहतजाज तो अभी भी लोग कर रहे हैं, गुस्से का इजहार अभी भी कर रहे हैं, और वो कैसे, अब बाइकआउट करके जो लोग हैं वो इस चीज़ का जो इजहार है अब वो कर रहे हैं। और अगर इसका भी कोई हल निकाला गया तो फिर और कोई तरीका निकलेगा, लेकिन लोगों ने बोलना है। ये एक फितरी है, एक आपका जो गुस्सा है उसको आप अंदर नहीं दबा सकते, और अगर आप उसको अंदर दबाएंगे ना तो वो मज़ीद बढ़कर बाहर निकलेगा। तो ये जो चीज़ है, बोलने की जो आज़ादी है, इसके ऊपर एटलीस्ट जो कदगन है वो नहीं लगनी चाहिए, सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। और ये कुछ हुआ है, इसी वजह से इस हद तक जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ वो गई हैं। तो वही बात कि अभी तो जब ये सारा कुछ हुआ इमरान खान साहब ने कॉल नहीं दी, लेकिन अपनी सी ये सोशल मीडिया के ऊपर और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ये जो चीज़ें हुई हैं और ये इसकी जो शिद्दत है इसमें इजाफा होता जा रहा है। तो इमरान खान साहब ने अगर कॉल दे दी और 14 तारीख से इमरान खान साहब सिविल नाफरमानी का कह चुके हैं कि मुतालबात ना मानेंगे तो हम सिविल नाफरमानी करेंगे। आप खाली अंदाज़ा लगाएं कि अगर बिजली के बिल, टैक्सेस वगैरह, गैस के बिल वगैरह नहीं दिए गए तो फिर जो सिस्टम है वो कैसे चलेगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो लोग टैक्स या बिजली के बिल नहीं दे रहे, अगर पूरा मुल्क नहीं दे रहा तो आप उन सबको भी घरों से उठा कर ले जाएंगे। इस तरह से तो नहीं हो सकता। आप सिर्फ इतना ही इमेजिन कर लें कि अगर केपी, क्योंकि वहाँ पर तो इमरान खान साहब की हुकूमत है, अगर केपी सूबा ही ये काम करता है तो कैसे चीज़ों को, हालात को कंट्रोल किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो इस वक्त कोशिशें हो रही हैं बेकार हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो जीत चुके हैं और दूसरी तरफ से जो शिकस्त है वो तस्लीम की जा चुकी है। लेकिन चूँकि ये जो इक़्तिदार है जब इसकी लत लग जाए तो इतनी आसानी से फिर छूटती भी नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है, ये जो वो होता है ना कि एक दिया होता है, जब वो बुझने लगता है तो पहले फड़फड़ाता है। तो इस वक्त जो हुकूमत है ये इसी किस्म की जो काम है वो कर रही है, बुझने से पहले ये फड़फड़ा रही है। तो बहरहाल इनकी ये कोशिशें भी कामयाब नहीं होंगी और जो एहतजाज है वो लोगों ने करना तो है, अपना वो जो गुस्सा है वो तो निकालना है। दूसरे नंबर पर जी इस हुकूमत के हवाले से ऑलरेडी गुफ्तगू हो रही थी जी कि ये हुकूमत अब गई, फ़ारग हो गई है और इनके सरों से हाथ उठ गया है और बज़ाहिर जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक दूसरे पर मलबा डालने की कोशिशें कर रहे थे। बयानात मुख्तलिफ सामने आ रहे थे कि 26 नवंबर जो कुछ हुआ वो इस्टेब्लिशमेंट ने किया और दूसरी तरफ से आ रहा था जो कुछ 26 नवंबर को हुआ वो तो हुकूमत ने किया। फैसल वावडा के बयानात, मोहसिन नकवी के बयानात, राना सनाउल्लाह का बयान। अब जी इसके ऊपर ये हुआ है कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ साहब जो हैं उन्होंने हुकूमत पर कैसे चढ़ाई की है और ये जी तस्दीक की है राना सनाउल्लाह ने। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक इजलास में सिस्टम से गिला किया था कि 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल क्यों नहीं किया गया। इनका ट्रायल हो जाता तो 26 नवंबर ना होता। देखें 9 मई तकरीबन 2 साल तो तकरीबन इसको हो गए होंगे, 1.5-2 साल, लेकिन अभी तक जो ट्रायल है वो नहीं किया जा सका। अभी तक सबूत ही सामने नहीं रखे जा सके कि ये मुलविस था इसमें यास्मीन राशिद या दीगर पीटीआई के जो लीडरान इस वक्त जेलों में हैं उन पर यही 9 मई से मुतल्लिक ही इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ। तो ये जो चढ़ाई है वो हुकूमत पर की गई है आर्मी चीफ साहब की जानिब से और ख़ुद ये राना सनाउल्लाह जो हैं वो कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों नहीं किया जा रहा। अगर सबूत हैं सारे, अदालतों में जो है वो उनको पेश किया जाता है, लेकिन केसेस जो हैं वो आगे नहीं चल पा रहे। फिर इसी तरह से जी नदीम अफजल चंद साहब हैं पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा, इनका ज़रा बयान सुनिए। ये कहते हैं कि ड्राइविंग सीट क्यों नहीं बदलनी चाहिए, हमारा भी हक है। पीपल्स पार्टी, JUI, PTI, ANP समेत सबको मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए। गंदम का बहरान 3-4 माह बाद शुरू हो जाएगा, फिर दरामद करना पड़ेगी। महंगाई कहाँ कम हुई है, खादों की कीमत देख लें। ये नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं। ये जो इन्होंने बात की ना कि ड्राइविंग सीट क्यों नहीं बदलनी चाहिए, हमारा भी हक है, यानी कि अब ये उस चीज़ की सपोर्ट में सामने आ गए हैं कि ठीक है जी अब ये नून लीग वालों को फारिग करें और हमारा भी हक है कि हम भी गोद में बैठें और हमें भी चुनतखब एक मरतबा किया जाए और बिलावल को जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बनाया जाए। तो इसी तरह से शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, शायद खाकान अब्बासी भी इसी चीज़ में शामिल हो गए हैं और वो ये कहते हैं कि कुर्सी बचाने के लिए डी चौक में गोली चलाई गई। जिस मुल्क में हुकूमत आवाम को कत्ल करे, गोली चलाए, इसके बारे में दुनिया क्या तासुर रखेगी। तो ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से की गई है। एक तो ये तस्दीक कर रहे हैं कि वाकई कुर्सी बचाने के लिए जो गोली है वो चलाई गई है और दूसरा
जो एक बन रही है चीज़ हुकूमत के हवाले से कि ये तो नाअहल हैं और सारा मलबा उनके ऊपर डाला जा रहा है, और ताकि कुर्बानी देकर और फिर एक नई कौमी हुकूमत बना ली जाए और इसकी जो इमेज बिल्डिंग है फिर की जाए। देखें जी, वो जो पुराने थे वो तो ठीक नहीं थे, अब हम आ गए हैं, अब ये सही हो जाएगा, अब वो सही हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ प्लान का हिस्सा है। ये राना उस्मान साहब हैं, सीनियर साफ़ी हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया, मैं आपको इनका ट्वीट पढ़कर सुनाता हूँ। हुकूमत में चेहरों की तब्दीली एक लिखे लिखाए मुआहदे के मुताबिक होगी। ये मुआहदा इलेक्शन से कबल ताकतवर तबकों की सरपरस्ती में दो बड़ी जमातों के दरमियान हुआ था। हुकूमत से नाराज़गी, अहम मुलाकातें सब मीडिया कवरेज के लिए हैं, जबकि मदारिस बिल KPK में एक जमात को ज़िंदा रखने के लिए है। तो ये जो इस वक्त सारे बयानात और हुकूमत की तब्दीली ना, ये असल में एक मुआहदा था और वो इनका टर्म ख़त्म हो गई है, और अब जो दूसरी टर्म है वो आनी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ उस मुआहदे के तहत सारी चीज़ें हो रही हैं, और जो इस वक्त मुलाकातों की और ये बयानात की शक्ल में आप चीज़ें देख रहे हैं, ये सब कुछ ऑलरेडी पहले से तय था। ये राना उस्मान साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये जो ट्वीट है वो की है। अच्छा, तीसरी खबर जी राना सनाउल्लाह के हवाले से देनी है। राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, और ये वारंट गिरफ्तारी गुजरांवाला की जुडिशल मजिस्ट्रेट सिद्रा गुल ने राना सनाउल्लाह के नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी हैं, और 12 दिसंबर को इन्हें अदालत पेश करने का हुक्म दिया गया। ये अदालत पेश नहीं हो रहे थे, और अब नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी हुए हैं कि इनको गिरफ़्तार किया जाए, और 12 तारीख को पुलिस इन्हें हर हाल में अदालत पेश करे। तो देखते हैं जी। वैसे तो PTI के लोगों के घरों तक पर छापे मारे जाते हैं, फैमिलीज़ को हरासा किया जाता है, तो राना सनाउल्लाह के वारंट निकल गए हैं। तो राना सनाउल्लाह को अब कैसे पुलिस गिरफ़्तार करती है या नहीं करती, क्योंकि ये मुसलसल अदालतों में ही पेश नहीं हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं। एक तो ये कि 9 मई के मामले पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की जो दरख्वास्त थी जी, इससे समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है आइनी बेंच के सामने। और दूसरा ये, और ये इमरान खान साहब ने दायर की थी, और दूसरी ये कि जो 8 फरवरी आम इंतखाबात में धांधली की दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की, इसे भी आइनी बेंच के सामने मुकर्रर कर लिया गया है। अच्छा, अब जब ये समाअत के लिए मुकर्रर हुई ना ये धांधली वाली दरख्वास्त, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इस धांधली वाली दरख्वास्त पर आइनी बेंच बनाने का क्या वो है, या आइनी बेंच के सामने ये दरख्वास्त क्यों लगाई गई है? धांधली के मामले पर ऐसी कौन सी तशरीह की जानी है कि इसको आइनी बेंच सुनेगा? मतलब आइनी बेंच तो आइनी केसेस के लिए, इसमें आइन का कौन सा ऐसा मामला है धांधली में? ये तो सिंपल सा एक केस बनाया गया है, फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का मामला है कि ये धांधली की गई। फॉर्म 47 के मुताबिक रिज़ल्ट्स कुछ और थे, और फॉर्म 47 में अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट लिखने के बाद उसे पब्लिश कर दिया गया और PTI की सीटें कम कर दी गई। ये सिंपल सा केस है। अब इसमें कौन सी ऐसी आइनी तशरीह है जो कि इसमें ये जो बेंच है वो बना दिया गया है? तो चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस थे ना, तो उनके हवाले से कहा जा रहा था जी कि ये जाएँ इनसे जान छूटे। लेकिन याह्या अफरीदी साहब चीफ़ जस्टिस जब से बने हैं तो उनसे भी जो सारी उम्मीदें हैं कि हो सकता है कि ये कोई इंसाफ फराहम कर दें। इवन के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उनको लेटर लिख चुके हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाना चाहिए 26वीं तरमीम के ऊपर, ताकि फुल कोर्ट फैसला करे और तब तक आइनी बेंच केसेस की समाअत ना करे, क्योंकि अगर वो आइनी बेंच को ख़त्म करता है तो आइनी बेंच के फैसले जो हैं वो कहाँ जाएंगे, वो सारे फिर रिवर्स हो जाएंगे। लेकिन चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने उनकी इस राय को, इस ख़त को जो है वो मुस्तरद किया और कहा नहीं जी, फुल कोर्ट तो नहीं, ये जो है जो आइनी कमेटी है एक, जो आइनी बेंच में केसेस लगाती है, वो फैसला करेगी कि इसका क्या होना है। तो ये जी इस वक्त अदालतों के मामलात हैं, और ऐसा महसूस होता है कि अदालतें खुद को बहाल नहीं करना चाहती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आज एक तकरीब में मौजूद थे जी, और इस तकरीब में उन्होंने ख़िताब किया है, और इस ख़िताब में उन्होंने क्या कहा पहले सुने, फिर मैं आगे जो है वो बात करता हूँ। ये सहाफ़ियों से इस तकरीब में उन्होंने गैर रस्मी जो गुफ्तगू है वो की है, और इसमें जी उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आप मुस्ताफ़ी होने वाले हैं, आपसे मुतल्लिक ये गुफ्तगू हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ये सब क्या सराइयाँ हैं। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि भाग कर नहीं जाएंगे, जो काम कर सकता हूँ वो जारी रखूँगा। तो मंसूर अली शाह साहब ने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि ये जो लोग मेरे इस्तीफ़े की ख्वाहिश कर रहे हैं, ये सुन लें कि इस्तीफ़ा तो मैं नहीं देने वाला, ना ही मैं पीछे हटने वाला हूँ, और अपनी हैसियत में, यानी कि ज़ाहिर सी बात है अब उनके पास जो इख्तियारात हैं उसके मुताबिक ही वो चीज़ें आगे लेकर चल सकते हैं। जैसे उन्होंने लेटर लिख दिया चीफ़ जस्टिस को, अब वो ख़ुद से तो कोई फुल कोर्ट नहीं बना सकते, वो लेटर ही लिख सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जो मैं काम कर सकता हूँ वो मैं काम जारी रखूँगा, भाग कर मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाला।
और जो ख्वाहिश कर रहे हैं इस्तीफ़े की, तो उनकी ख्वाहिश ये पूरी नहीं होगी। तो खैर वो अपनी सी कोशिश में उन्होंने जो लेटर्स वगैरह हैं वो लिखे हैं, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी अक्सरियत जो है आप कह लें कि काजी फ़ाइज़ ईसा साबिक चीफ जस्टिस जो हैं उनके हम ख्यालों की है। तो उनके क्या ख्यालात थे, उनके ख्यालात से आप सुप्रीम कोर्ट के भी ख्यालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जी आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।